हमने पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जो लगभग शासक थे, कन्नौज हरियाणा से नागार्जुन को पढ़ लिया, कन्नौज यूपी से जयचंद गढ़वाल को, उनके महोबा से परमेहरदी चंदेल के बारे में भी हमने पढ़ा, और नीचे जो सिरोही है सैसमल उसके बारे में पढ़ा। गुजरात का जो भीमदेव है, जो भीमदेव के द्वारा इसके पिता की हत्या कर दी जाती है 1177 में, वो भी हमने पढ़ा। अब बच गया कौन? तुर्की जो आक्रमण होता है। तुर्की के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तुर्की है जो हम 1149 में क्या होता है कि गजनी वंश का क्या हो जाता है? अंत होता है। किसका? गजनी का क्या हो जाता है? अंत। और शुरुआत किसकी होती है? गजनियों का अंत हो जाता है। और जो गौरी वंश है उसका क्या होता है? उदय होता है। गौरी वंश का क्या होता है? उदय। इसके बाद में जो अगला शासक बनता है तुर्की की तरफ से होता है, वो होता है मोहम्मद गोरी। तो भारत के ऊपर प्रथम आक्रमण करता है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा किया जाता है। भारत में प्रथम आक्रमण, भारत पर प्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? मोहम्मद गोरी द्वारा आक्रमण किया जाता है। और जो ये जो आक्रमण होता है ये 1175 के अंदर का आक्रमण होता है। 1175 के ऊपर आक्रमण होता है। और वहाँ का जो शासक होता है, ये जो सबसे पहले जो आक्रमण होता है ये सिया पर होता है। ठीक है, सिया शासक होता है एक। उसके ऊपर दूसरा जो आक्रमण होता है वो 1178 में होता है। किसका? मोहम्मद गोरी का। 1178। तो वहाँ का जो शासक होता है गुजरात के ऊपर ये आक्रमण करता है। और वो जो वहाँ का शासक होता है वो भीमदेव होता है, भीमदेव के द्वारा। और ये जो होता है गुजरात के, और ये भी जो ऐसा पल आक्रमण होता है। और जो मोहम्मद गोरी 1175 में भारत पर प्रथम आक्रमण करते हैं सिया के काल में, तो वो भी क्या होता है? ऐसा पल होता है। फिर दोबारा जो आक्रमण होता है वो पंजाब के ऊपर करते हैं 1186 के अंदर। 1186 में दूसरा और होता है, वो होता है पंजाब। और पंजाब के ऊपर ये क्या कर लेता है? पंजाब के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी। इसके बाद में जो अगला जो युद्ध होगा वो होगा पृथ्वीराज तृतीय के साथ, और वो होगा 1191 के अंदर। वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, और ये होता है 1191 में। तो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन कौन होता है? गोरी जी, मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति होता है वो होता है खांडे राज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था? तो अपने को बताना सेनापति कौन था? खांडे राय था। और दूसरी बात अपने को याद रखनी है कि इसके अंदर मेवाड़ का शासक, किस मेवाड़ शासक ने पृथ्वीराज तृतीय का प्रथम युद्ध में क्या की थी? सहायता की थी। तो मेवाड़ के सामंत सिंह ने क्या थी? सहायता की। और इस युद्ध में ये क्या करते हैं? मारे जाते हैं। ठीक, इस युद्ध की स्थिति को देखते हुए जो मोहम्मद गोरी है वो क्या कर जाते हैं? हार जाते हैं। इसमें हार किसकी होती है? मोहम्मद गोरी की होती है। और विजेता कौन होता है? पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गोरी को क्या कर लेता है? पृथ्वीराज तृतीय बंदी बना देता है। ठीक है, बंदी बना के कितने माह तक बंदी बना के रखता है? 6 माह तक।
6 माह तक इसको बंदी बना के रखता, बाद में क्या कर देता है, मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है। और इसी बात को देखते हुए एक डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें कहा था इसने कि ऐसी उदारता न तो सैनिकों के नियमों में है और ऐसी न ही मुस्लिम युद्धों के प्रणाली में है। तो हम लिख सकते हैं ऐसी उदारता न तो सैनिकों के नियम में है और न मुस्लिम युद्धों में। ये बात क्यों कही थी? क्योंकि 6 महीने तक बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी को क्या किया था, पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था और वो वापस कहाँ चला जाता, गजनी चला जाता। ये बात अपने को याद होनी चाहिए। टाइम के प्रथम युद्ध के बाद हम पढ़ेंगे पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1192 में। फिर से 1192 में मोहम्मद गौरी अपना सेना लेके आता है और क्या करता है, पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर आक्रमण करता है। इधर कौन होता है, गौरी, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, इस युद्ध में क्या करता है, चालाकी खेलता है कि उसको पता है कि ऐसे तो मैं पृथ्वीराज तृतीय को हरा नहीं पाऊंगा। तो इसने क्या करता है, अपने जो इसके दो सेनापति थे उसको बोलता है, जिसका नाम होता है किवाम एन मुल्क मुल्तानी और एक होता है हमजा। ठीक है, दोनों को बोलता है। इसका सेनापति होता है, गौरी की जो सेनापति होते हैं उसका नाम होता है किवाम एम उल्क मुल्तानी और दूसरा जो उसका सेनापति होते हैं रुकनुद्दीन हमजा। ये दो इसके क्या होते हैं, सेनापति होते हैं। इन दोनों को क्या बोलता है, संधि प्रस्ताव के लिए भेज देता है। ठीक, तो पृथ्वीराज तृतीय देखता है कि गौरी अपने साथ क्या करना चाहता है, संधि करना चाहता है। और मोहम्मद गौरी के जो सेनापति होते हैं उसके बारे में बन गए गोविंद राज है, खंडे राय पिछले युद्ध में भी था और इस युद्ध में भी इसका सेनापति होता है। एक होता है भुवनमल और एक इंपॉर्टेंट इसमें हमने ये याद रखना कि जालोर का जो शासक होता है वो होता है समर सिंह। तो जालोर का समर सिंह अपने को याद रखना है, समर सिंह ये कहाँ का होता है, जालोर का। दूसरा रखना अपने को भुवन मल, एक है खांडे राय, ये इसके सेनापति होते हैं। ये अपने को याद रखने हैं, बस इसमें जालोर के बारे में अपने को याद रखना है। जब गौरी अपने दोनों सेनापतियों को किवाम एन मुल्क मुल्तानी को और एक हमजा को बोलता है कि जाओ आप संधि प्रस्ताव लेके जाओ, किसके पास, पृथ्वीराज तृतीय के पास। और लेकिन क्या होता है, उस संधि के अंदर ये प्रस्ताव तो रखते हैं नहीं, झूठा आश्वासन दे देते हैं। तो उसमें जो पृथ्वीराज तृतीय अपने सेनापति को क्या कर देता है, खुले माहौल में मतलब छोड़ देता कि अब हमारे साथ गौरी का कोई युद्ध नहीं होगा और हमने दोनों ने क्या कर लेती है, संधि करने जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि इसकी क्या होती है, गौरी की चाल होती है। और इस युद्ध में दोनों क्या होते हैं, दोनों सेनापति अपनी सेना लेकर के इस पे पृथ्वीराज तृतीय की सेना पे क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, पृथ्वीराज तृतीय की क्या होते हैं कि मृत्यु हो जाती है। और इसमें विजेता कौन होता है, गौरी। तो एक है सिरसा के पास तृतीय की सरस्वती नामक स्थान पर, और इसकी और ये सिरसा कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। लेकिन अगर हम पढ़े पृथ्वीराज यानी कि पृथ्वीराज रासो के बाद पढ़े तो उसमें ये बोलता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि इसको कहाँ ले जाया गया था, गौरी बंदी बना लेता है और इसको कहाँ पे लेके जाता है, गजनी। तो ये पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि उसको गजनी लेके जाएगा। तो वहाँ पे तो पृथ्वीराज तृतीय क्या करता है, शबद वेदी बाण चलाता है और उसके साथ जो होता है शबद वेदी बाण चलाता है गजनी अफगान के अंदर। और किसकी हत्या कर देता है, शबद वेदी बाण चला के मोहम्मद गौरी की क्या कर देता है, हत्या
कर देगा। तो ये जो बात है, कुछ विद्वानों ने ये बात मानी है कि इसकी जो मृत्यु होती है वो 1192 युग के 92 में हो जाती है पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु, और वो होती है सिरसा में सरस्वती नामक स्थान के ऊपर। लेकिन पृथ्वीराज जो रासो है उसके अनुसार हमें ये है कि उसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो उसको बंदी बना के कहाँ लिया जाता है, अपने देश गजनी लेके जाता है, और वहाँ पे पृथ्वीराज की मृत्यु होती है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार करें तो 1192 के अंदर गौरी की क्या हो जाती है, विजय। गौरी विजेता आता है और वो पृथ्वीराज को क्या कर लेता है, पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना के कहाँ ले जाता है, अफगानिस्तान, अफगान, अपने देश लेके चला जाता है अफगान। और वहाँ पे क्या करता है, इसका एक मित्र या एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है चंद्रबरदाई। ठीक है, तो चंद्रबरदाई ने एक इसको बात कही थी, वो बात बताई है शब्द वैद्य बाणी की। किसने बताई है, चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने ये क्या कही कि जब गौरी, ऐसा कहा जाता है कि जब गौरी किसको, पृथ्वीराज तृतीय को सजा देने के लिए महल में बुलाया जाता है, तो चंद्रबरदाई इसको बोलता है मोहम्मद गौरी को कि हमारा जो शासक है ये एक कला आती है इसको शब्द वैद्य बाण की, तो उसके अंदर निपुण है। तो ये बात सुनकर क्या होता है, गजनी हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसी भी कोई बात होती है। तो ये इसको एक मौका दिया जाता है, किसको, पृथ्वीराज तृतीय को बोलता है कि आप एक शब्द वैद्य बाण चला कर दिखाओ। तो जब ये पृथ्वीराज तृतीय शब्द वैद्य बाण जब शब्द वैद्य बाण चलाता है, तो ये चंद्रबरदाई इसको एक बात बोलता है कि 4 बांस 24 गज, क्या बोलता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके रे चौहान। तो ये जो बात कही थी, ये कही थी चंद्रबरदाई ने किसके कान पे, पृथ्वीराज तृतीय के, कि उसने बोला था कि 4 बांस, मतलब आपको एक चित्र के माध्यम से बताऊं कि ये उनका होता है दरबार, यहाँ पे पृथ्वीराज क्या होता है, और यहाँ पे जो सिंहासन होता है ये किसका होता है, गौरी का। ये तीर होता है। तो यहाँ पे कौन बैठा है इस सिंहासन के ऊपर, गौरी। तो चंद्रबरदाई इसके पास आकर बोलता है कि 4 बांस, जो सुल्तान बैठा है कि मोहम्मद गौरी, तो इसकी जो हाइट है इसके बारे में इसने बताया कि 4 बांस 24 अंगुल, कि मतलब 4 बांस और 24 अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान, मतलब उसके ऊपर कौन बैठा है, सुल्तान, और मत चुके रे चौहान। ये बात सुनते ही क्या करता है, ये तीर चलाता है और सीधा किस पे जाके लगता है, मोहम्मद गौरी, और इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक, चंद्रबरदाई वहां पे क्या कर लेता है, इसी बात को देखे आत्महत्या, और पृथ्वीराज को वहां के जो होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये बात हमने पढ़ी है पृथ्वीराज रासो के बारे में। और इसकी जो छतरी है, पृथ्वीराज तृतीय की छतरी, वो आज भी कहाँ पे बनी हुई है, काबुल में। और दूसरा है कि इसका स्मारक कहाँ पे है, अजमेर। और अजमेर में भी पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो जो तारागढ़ का जो किला है अजमेर का, वहाँ पे क्या हुआ है, इसकी तारागढ़ दुर्ग के अंदर इसी क्या है, स्मारक बना हुआ है। तो तारागढ़ जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो 1113 के अंदर, 1113 के अंदर बनाया गया था ये तारागढ़ युद्ध, तारागढ़ दुर्ग। उसमें पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक बना हुआ है, और छतरी कहाँ पे बनी उसकी, काबुल में। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि अफगानिस्तान में किस शासक की छतरी बनी हुई है जो कि गौरी के सामने युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, तो पृथ्वीराज तृतीय की जो छतरी है वो कहाँ पे बनी हुई है, गजनी के अंदर। शब्द वैद्य बाण चलाने में निपुण कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। ये बात किसने कही थी, चंद्रबरदाई ने किसको कही थी, गजनी के शासक जिसका नाम था मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी की हत्या भी किसके द्वारा की जाती है, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा की
जाती है और शब्द वेदी बाण चढ़ा के की जाती है। तो यही है अपना पृथ्वीराज तृतीय। और इसी के साथ क्या होता है कि चौहान वंश का अंत हो जाता है। चौहान वंश का अंत, ठीक। इसके बाद में किसके कि मुस्लिम सेनापति आ जाते हैं, मुगलों का क्या हो जाता है अधिकार। अंतिम हिंदू सम्राट सैनिक कहा जाता है, वो कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को। इसके बाद में कोई हिंदू शासक नहीं बनता, इसके बाद में मुगलों का अधिकार हो जाता है।